With consensus and unanimously, Dr. Farooq Sattar Sahab. मरवत साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं आपकी तरफ, मेरी अपनी कोशिश है कि आ जाऊंगा जल्दी। डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, उसके बाद कुछ एक आध सीनियर हमारे हैं, मैं आप तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह। न करें सर ऐसा। जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। जनाबे चेयरमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी बारी आते आते जो आज का ये अहम तरीन और हसास मौजू है, जाफर एक्सप्रेस पर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, दहशतगर्द हमला हुआ है। मस्ती खान साहब तशरीफ फरमाएं। इस बात की खुशी है कि बचानी साहब हाउस से, आप भी तशरीफ रखें, थोड़ा ऑर्डर इन द हाउस करें। पूरे हाउस से मुकम्मल इत्तफाक राय से हमने एक जामे और भरपूर करारदाद मंजूर की और गोया के पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए एक आवाज़ में कौमी असम्बली के तमाम अरकान ने, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्दी के हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। मैं भी अपने चेयरमैन और कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, MKM पाकिस्तान, अपने तमाम मुंतखब नुमाइंदों, अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स और बिलुमूम पूरे पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इस वाक़े की सानहे की शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ, बल्कि जो हमारे पॉलिसी साज इदारे हैं, जो हमारी मौजूदा वफाकी हुकूमत है, नूर आलम साहब, तमाम सूबाई हुकूमतें साहब और तमाम सियासी जमातें और उनके अकाबरीन, मेरी उनसे ये तवक्को भी होगी कि वो दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिर्फ मजम्मत तक कनात ना करें, बल्कि ये देखें कि आज हम इतने बड़े सानहे, वी वर जस्ट कॉट अनअवेयर्स, अचानक हमें पता चला कि ये सानहा हो गया। एक ट्रेन को रोका गया, पटरी को बम से उड़ाया गया और फिर उसके तमाम 400 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान के उन जवानों के लिए जिन्होंने वहाँ पर तकरीबन तमाम मुग़वियों को ज़िंदा सलामत बाजियाब कराया। जो जानों का नुकसान हुआ, जिन लोगों ने जामे शहादत नोश किया, उन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियाँ उसी सूरत में रायगा होने से महफूज होगी अगर हम एडहॉकिज़म स्टेटस को और फायर फाइटिंग की जगह मुस्तकिल बुनियादों पर जो हमारे सियासी निज़ाम में, इंतज़ामी ढांचे में कमी बेशी है, उसको दूर करें। सिर्फ मजम्मत करना और अचानक हमारे सामने ऐसे सानिहे का हो जाना और फिर उस वक्त दहशतगर्दों की सरकोबी करना, मैं समझता हूँ कि अब हमारी आंखें पूरी तरह से खुल जानी चाहिए। हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। मर्ज अगर बढ़ते बढ़ते एक मूजी मर्ज बन जाए और पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दें, हमारे इस्तेहकाम को चैलेंज कर दें, हमारी तरक्की की जो अमल है उसको मुंजमद कर दे, उसको फ्रीज कर दे, तो फिर मेरे ख्याल में ये एक लम्हा फिक्रिया है। यहाँ मैं भी प्रेसिडेंट के खिताब में बहुत सारी बातें कर सकता था। जो सूबा खास अलमिया है, वहाँ पर जैसा कि ऑपोजिशन के एक नुमाइंदे ने भी बात की और जो कराची की हालत ज़ार है
उसका जिक्र किया। मैं भी बहुत तफसील से उसमें जा सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी कौमी यकजहती को, हमारी कौमी सलामती को, में अगर हमने ये अपने पोलराइज्ड मौक़िफ़ और नुक्ता इज़हार किया तो मेरे ख्याल में फिर पानी और ज़्यादा सर से ऊंचा हो जाएगा। मुश्किल होगा कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें। ये बात दुरुस्त है, हर सियासी जमात ये बात कह रही है कि दहशतगर्दी ख्वाह किसी शक्ल में हो, ख्वाह वो इलाकाई किसी नाम ने आज़ादी की तहरीक की शक्ल में हो, दहशतगर्दी किसी मजहबी इंटरप्रिटेशन तौजी या तौज़ी के ज़ुमरे में हो, या उसे मज़हब का नाम दिया जाए, या वो दहशतगर्दी किसी फ़िरक़ा वाराना जो हम आंगी उसको पारा करने के लिए हो। दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो, उसकी मजम्मत हमें अक्रॉस द बोर्ड करनी चाहिए। स्पीकर साहब, जब हम ये कंडेम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह APS आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ पेशावर में, और उस वक्त पूरी कौम को यकजा करने के लिए, पूरी कौम को एक मायूसी से निकले लिए, एक कौमी यकजहती के लिए न सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके सरबराहान, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी बुलाया गया और कौमी सलामती, कौमी यकजहती के लिए एक कौमी इत्तफाक़ राय कायम करने के लिए एक संजीदगी से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का मुसव्वदा उस वक्त भी MKM पाकिस्तान ने पेश किया था, अल्लाह के फजलो करम से उसी को बुनियाद बनाकर ये नेशनल एक्शन प्लान बाद में वज़ा हुआ है। उस नेशनल एक्शन प्लान में बहुत सारी बातों को दर्ज किया गया, बहुत सारे एरियाज़ को फोकस किया गया, और उसमें ये बात भी की गई थी कि आज जो हमारे सियासी मसाइल हैं, सियासी बहरान है, जो माशी बहरान है, बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत की इफरीत सर चढ़कर बोल रही है। स्पीकर, जो हमारे शहरों के हालात हैं, ख़ास तौर पे वो शहर कराची जो पाकिस्तान को 60% से ज़्यादा बराह रास्त उसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। सूबा एक्सचेकर में कराची का कंट्रीब्यूशन 95% है, लेकिन आज किसी की तवज्जो नहीं है। बलूचिस्तान में अगर कुछ भी होता है और कुछ भी होगा, अल्लाह ना करे, उसके बाद उसका सबसे पहला असर कराची पर होता है। हमें हर तरफ, हर जगह बंद बांधने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान में जो एक अहम बात की गई थी वो ये भी थी कि आर्टिकल 140A की सही तशरीह करके पाकिस्तान में ये नुमाइशी जमहूरियत की बजाय एक हकीकी जमहूरियत कायम की जाए, और एक शमूलियती शिरकती जमहूरियत के बगैर पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का क़याम, पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का अमल, पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम, और पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ और दवाम मुमकिन ही नहीं है। आज वाज़े तौर पर यह बात सामने आ गई है बोलान बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हुकूमत हो, हुकूमत की पार्लिमान में नुमाइंदा जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों, ऐसा महसूस होता है कि हम सब आवाम से डिस्कनेक्टेड हैं। उनके बुनियादी मसाइल पर शायद ये हाउस, कौमी असम्बली और सेनेट शायद उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और हमारी जो जमहूरी अमलदारी है, जो डेमोक्रेटिक रिट है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव रिट है, हमारी जो इंतज़ामी और हुकूमती अमलदारी है, वो हमारी लड़ाइयों की वजह से, हमारी आपस की पोलराइजेशन की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि आज पाकिस्तान में जगह जगह रियासत के अंदर रियासतें बन रही हैं। दहशतगर्द जो कि मुसल्लह हैं,
जिनके पास इस असले की फराहमी की सारी सहूलतें मौजूद हैं और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम बुरी तरह से फेल हो रहा है, तो उसकी बड़ी वजह है कि सियासी जमातें चाहे ऑपोजिशन की हों चाहे हुकूमत की हों, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकी। आज वक्त की पुकार है कि हम एक नेशनल कंसेंसस के जरिए से एक नेशनल एजेंडा वज़ा करें। आइंदा 10 साल 20 साल या 30 साल के लिए इस पाकिस्तान को किस डगर पर चलाना है, हम उस पर बात करें। हर तरह की डिस्पैरिटी को, हर तरह की इनजस्टिस को, हर तरह की अनफेयरनेस को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, ये हमें आज सोचना होगा और एक नेशनल एजेंडा वज़ा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान को रिव्यू करना होगा जो इस नेशनल एजेंडे का इंटेग्रल और लाजमी पार्ट है। ये डिस्पैरिटी, ये नाइंसाफिया, ये एहसास महरूमी, सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, जिसका जिक्र सदर ममलकत ने भी कहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो दावे किए गए हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, ये जो मशवरे दिए गए हैं पार्लियामान को और हुकूमत को, और ये जो नसीहतें भी की गई हैं, मैं इस विजन से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ जो बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक पार्टी जो कि हुकूमत की अलाई है, हुकूमत काबीना में शामिल नहीं है, कई आईनी ओहदे लिए हुए हैं, लेकिन अगर सिंध में उनकी अपनी हुक्मरानी माजरत के साथ बदतरीन हुक्मरानी हो, करप्ट तरीन हुक्मरानी हो, 16 साल से ज़्यादा उस हुक्मरानी के नतीजे में वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात भी, उनमें भी इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। ऐसी ही सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपने हाइड आउट्स बनाते हैं ये दहशतगर्द। अब बलूचिस्तान से अगर ये दहशतगर्द, जिनकी कमीनगाहों में लोग हमारे अस्करी इदारे और कानून नाफिज करने वाले जाएंगे, वो वहाँ से भागेंगे तो उनकी सबसे पहली पनाहगाह कराची होगी। फिर कराची में जो है वो इस तरह के वाक़यात का इर्तिकाब होगा। जनाब स्पीकर, मेरा ये कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि वज़ीर आज़म एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे के बाद हुआ था और जिस तरह उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान वज़ा किया गया। लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान में कई नुकात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग के निज़ाम की बात हुई थी। वो रुझानात जो मुख्तलिफ मोहल्लों में, जो बल्दियाती इदारों, मकामी हुकूमत और शहरी हुकूमत के ज़रिए से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तक पहुँचते हैं, जो एक तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जो नीचे से लोगों की सोच, जो लोगों की सोच में अगर एबरेशन है, उनकी सोच डिस्ट्रैक्ट हुई है, वो एहसास महरूमी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास महरूमी की वजह से एहसास एलिनेशन, एहसास बेगानगी की वजह से अगर किसी गलत रास्ते पे चल पड़े हो, तो निप इनटू द बड ऑफ द इविल के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए अवाम के साथ, जो कि वहाँ से आपको उनके रुझानात, जो उनकी सोच है, जो नज़रियात उनके हैं। हम सब ये बात कहते हैं यहाँ बैठकर कि दहशतगर्दों का न कोई नज़रिया है, न कोई मज़हब है, न कोई फ़िरका है, न कोई मसलक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करना है कि अगर डिस्पैरिटी है, इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है और महरूमी है, तो उसे भी हमें दूर करना है। हमें कौमी मफाहिमत और कौमी इत्तफ़ाक़ राय से एक कौमी एजेंडा वज़ा करके नेशनल एक्शन प्लान में, मैं समझता हूँ कि अगर अब नेशनल एक्शन प्लान को हम रिव्यू करें और उसे MQM पाकिस्तान के इस आईनी तरमीमी बिल के ज़रिए से अगर बैक ना करें, मजबूत ना करें, जमहूरियत की बात हम करते हैं, जमहूरियत के दावे करते हैं, लेकिन अगर जमहूरियत की सबसे अहम, उसका सुतून, जो उसकी बुनियाद, उसकी नर्सरी शहरी मकामी हुकूमत और बल्दियाती इदारे,
अगर वो बेइख्तियार हों, गैर मौसर हों, बेवसीला हों, तो फिर उसके बाद तो यही होगा ना कि हम आखिर में आके यही कहेंगे कि भाई फलक पर कोई साजिश हो रही है। सारा इल्ज़ाम किस्मत पर डाल दें, तकदीर पर डाल दें कि फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है। फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है। हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है। तो हमें अपनी गवर्नेंस को ठीक करना होगा। हमें मतलब अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, रबीउल्लाह, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। डॉक्टर साहब ये आपने किस कॉन्टेस्ट में कहा कि हटाए जा रहे हैं काम के लोग? आप अपने हिसाब से अपने ऊपर ले लें, इसे अपने हिसाब से अपने ऊपर ले लें, अपने हिसाब से अपने ऊपर ले लें। अच्छा जी, मेरे ख्याल में मैं और मेरी पार्टी इतनी शॉर्ट साइटेड नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर ये विजन दिया गया है तो इसका मॉडल एक पार्टी के को चेयरपर्सन होने के नाते से सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब पर भी जिम्मेदारी बनती है, जो मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। उन्होंने 8वां खिताब किया पार्लियामेंट से, ये एक अपनी जगह पर कौमी असम्बली से ये रिकॉर्ड है। मैं इन सारी बातों को मानकर, उनके इस विजन को, उनकी नसीहतों को, मशवरों को मानकर, वसीयत, सारी चीज़ों को मानकर मैं ये कहता हूँ कि फिर इस विजन पर सिंध को एक मॉडल बनना चाहिए। अर्बन रूरल इंटीग्रेशन होना चाहिए। वहाँ बतदरीज कराची के मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज में जो 80% बच्चे पास होते थे, आज अगर 30% बच्चे पास हो रहे हैं। गवर्नेंस का आगाज तो मेरिट पर अफसरों की सिलेक्शन से होता है। आज आप सहारा ले रहे हैं ऐसे कानून का कि जिसमें आप वाइस चांसलर तालीम दानों की बजाय, एजुकेशनिस्ट की बजाय आप अपनी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी से लोगों को लाकर वहाँ पर जामियात में बिठाने की एक कोशिश कर रहे हैं। आपको तालीम दानों में, एजुकेशनिस्ट में अपना सियासी हमनवा नहीं मिलता, लिहाजा सारी तकर्रुरियाँ वाइस चांसलर्स हों, कंट्रोलर्स हों, रजिस्ट्रार हों, वो सारी की सारी एडहॉकिज्म की बुनियाद पर है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और मैट्रिक के चेयरमैन हजरात हों, उनके सेक्रेटरी हों, उनके कंट्रोलर और रजिस्ट्रार हों, उन सब की तकर्रुरियाँ एडहॉक है। पूरा सूबा एडहॉकिज्म पर चलाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तो फिर भी किसी तरह से आप इस इफरीत पर काबू पा लेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सिंध में ये लावा फटा, सिंध में अगर लोग इस नाइंसाफी, महरूमी के एक तरफ मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज देख लें, फिर दूसरे बोर्ड्स लाड़काना और सक्कर, उनके नताइज आज से 5 साल पहले 30% थे, आज 80% हैं, ताकि प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को दाखिला ना मिल सके, वो कंपटीशन से आउट हो जाएं। ये पॉलिसी दी गई है बोर्ड, यानी एक तरफ कोटा सिस्टम से कई धारी तलवार से काटा जा रहा है। मेरी बातें बहुत अहम है, मैं आपको से मुतनब्बे कर रहा हूँ। आपका ताल्लुक भी कराची से है, मेरे भाई कादिर पटेल भाई, मेरे चेयरमैन भाई, और आपको मेरा इस मामले में मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। आप कराची से हैं, तो इसलिए कोटा सिस्टम, मैं कराची से हूँ इसीलिए तो जानता हूँ अब बच्चे क्यों कम पास हो रहे हैं। आज से 30 साल पहले ज्यादा पास होते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले पास होते थे, तो आज अचानक क्या हुआ। लेकिन NED में जो कोटा है कराची का और बाकी इलाकों का, उस पर अगर आप कंपटीशन करें तो प्रोफेशनल कॉलेजेस के इम्तिहान में मेरे माजरत के साथ लाड़काना सक्कर बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट 20% है और कराची के बच्चों का रिजल्ट 80% है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। तो ये बुनियादी खराबी है, मेरिट का कत्ल है, ये तालीम का कत्ल है, ये पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कई धारी तलवारों के साथ। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो असद कैसर भाई ने वहाँ पर आकर देखा है, सिर्फ सड़कों का हाल बदहाल नहीं है,
वहाँ लोगों का हाल देखें क्या है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की इफरीत पूरे मुल्क में है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी पिंच है कि 40% का कोटा भी अगर हमारे बच्चों को ना मिले और बोगस डोमिसाइल लेकर पूरे मुल्क से और अंदरून सिंध से आने वालों को वो सरकारी मुलाजमतें भी मिल जाएं, तो फिर बताइए कि हमारे बच्चे, मेरे आपके बेटे बेटियां कहाँ पर जाएंगे। मैं किसी के बेटे बेटियों का जो जायज़ हक है मैं कतई उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी कोई ज़बान बोलने वाले हो। कराची तो अब सबसे बड़ी आमाजगाह पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाले का शहर है। पाकिस्तान के हर इलाके के रहने वाले जो शहरी हैं उनका मरकज़ है। हर ज़बान बोलने वाला हर इलाके के शहरी कराची में रहता है। असल तो पाकिस्तान वहाँ पर कायम होगा अगर ये कौमी एजेंडा होगा, नेशनल कंसेंसस होगा और शहरी मकामी हुकूमत आएगा, कम्युनिटी पुलिस का एक निज़ाम वज़ा किया जाएगा, अवाम के साथ जमहूरियत, जमहूरी इदारों, जमहूरी निज़ाम को कनेक्ट किया जाएगा, पार्टिसिपेटरी, शमूलियती, शिरकती जमहूरियत कायम की जाएगी। और ये MQM के आइनी तरमीमी बिल को 27वां आइनी तरमीमी बिल लाकर दूध का दूध और पानी का पानी करें या वोटिंग कराएं, आप फ्लोर ऑफ दी हाउस पर लाएं और देखें कौन इसकी मुखालफत करता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सबसे पहले इसका खाका दिया था। कमाल असफर साहब उस वक्त के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का तस्वुर खाका दें, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट और बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का था। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए 26वीं आइनी तरमीम की अहमियत थी, ज़रूरत थी, नागुज़ीर था, आपने किया, हमने सपोर्ट किया। लेकिन आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रिफॉर्म्स है जिसमें फॉरेंसिक को मजबूत करना, सिर्फ फॉरेंसिक की लेबॉरेटरी जो क्राइम को डिटेक्ट करती वो सिर्फ लाहौर और पंजाब में है। सिंध में होनी चाहिए लेबॉरेटरीज, कोयटा में, बलूचिस्तान में होनी चाहिए, KPK में होनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर भी होनी चाहिए फॉरेंसिक। फिर हमारे इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जो हमारे इंक्वायरर्स हैं जो ये तफ्तीश और तहकीकात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी मॉडर्न लाइन्स पर ट्रेनिंग नहीं है, वो उतना इक्विप्ड नहीं है, इसीलिए अदालतों से फिर लोग दहशतगर्द बरी हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो हाथ पर हाथ मल के बैठे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन सारी बातों पे फॉरेंसिक को ठीक करें। जजेस और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नेशनल एक्शन प्लान का एक इंटीग्रल हिस्सा था। कम्युनिटी निज़ाम को वज़ा करना कम्युनिटी पुलिस के, वो नेशनल एक्शन प्लान का एक इंटीग्रल पार्ट था। इसी तरह एक मौसर, बाइख्तियार, बावसीला, सेल्फ कंटेन्ड, ऑटोनमस, खुद मुख्तार बल्दियाती इदारों, शहरी मकामी हुकूमत का क़याम, अपने 130 अज़ला जो पाकिस्तान के हैं उन्हें एम्पावर करना, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना। हम यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ें इक़्तिदार की, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अपोजिशन की तरफ से भी जो बातें आती हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से भी जो बात आती है वो भी कमोबेश, तो ये चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इस चिराग की रोशनी जो सदारती खिताब में है ये सिंध में भी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और बलूचिस्तान में भी जानी चाहिए, बलूचिस्तान में, क्योंकि दोनों जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो लिहाजा मेरा फोकस इसलिए ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि शायद कोयटा, लाहौर और पेशावर पूरे मुल्क के लिए उस वो कौमी अहमियत नहीं रखते जो शहर कराची, आज़ाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए, लाहौर, पेशावर, यहाँ तक कि रावलपिंडी के लिए भी उसकी अहमियत है। अगर हम उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, और ये सिर्फ सड़कों का मसला नहीं है, वहाँ के रोज़गार का मसला है, वहाँ की मईशत। डॉक्टर साहब आप ये चौथी बार कह रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद कि तेरे दिल में अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो मैं ना चाहते हुए मुझे कहना पड़ेगा कि चले मैं ख़त्म करता हूँ, आता हूँ। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नेंस मेरिट पर सिलेक्शन होनी चाहिए जो कि सियासी बुनियाद पर। 3 बार पुलिस पॉलिटिसाइज हो रही है, 5 बार ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज है, वाइस चांसलर्स पॉलिटिसाइज हो जाएंगे, जामियात पॉलिटिसाइज है, बहुत ज़रूरी है जी। फिर उसके बाद बात हुई कि ये बात हुई कि पॉपुलेशन, छोड़ देना, नहीं आ रहा है, सारा लिखा हुआ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा मसला है, उस पर पॉलिटिकल पार्टियों का कोई रोल नज़र नहीं आता है उसको और फिर अगर पॉपुलेशन कंट्रोल, एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरी तरफ जो मरदमशुमारी है उसमें कुछ इलाकों की आबादियाँ इस तरह बढ़ाई जाती हैं जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है।
जो ऐसा रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता जिस तरह का सेंसस में दिखाया जाता है। स्पीकर साहब, ये सारी बातें, और कराची की आबादी को कम से कम हमेशा किया जाता है, ये भी एक अहम मसला है। फिर उसकी नुमाइंदगी कम होती है, फिर उसके फंड्स कम होते हैं, और जो फंड्स आ रहे हैं 1% अगर 4,000 अरब रुपए हम दे रहे हैं तो 40 अरब हमें मिलते हैं, सूबे से 20 अरब रुपए मिलते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा। और जो 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी उसमें भी कमोबेश यही एलोकेशन थी कराची की। तो मेरे ख्याल में इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और मानना चाहिए। इसके बाद आप आ जाएं, एनएफसी की कोई बात नहीं हुई। नेशनल फाइनेंस कमीशन मेरे ख्याल में 2008 के बाद नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट साहब को उसका जिक्र भी करना चाहिए था। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कि कोई इजलास नहीं हुआ, उसका भी जिक्र करना चाहिए था, और इजलास होने चाहिए। अगर नहरों पर इख्तलाफ है, पानियों की तकसीम पर इख्तलाफ है, तो सबसे पहले जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 1991 में एक अकॉर्ड दिया था तो सिंध को 2 मिलियन एकड़ पानी इजाफी मिला। बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत आई तो उनके वज़ीर आबपाशी मुस्तफ़ा खर साहब थे, उन्होंने वो 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो सिंध का कोटा एडिशनल था वो कम कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे अदवार में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो गलत हुआ है, आज नहरों पर आप शोर कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो वापस किया गया था पंजाब को, वो आपकी हुकूमत में किया गया था, तो उस पर भी आपकी नज़रसानी होनी चाहिए। बाकी ये थर कैनाल है या दीगर कैनाल है, वो भी आप सबके अदवार में बनी, या PMLN के अदवार में बनी या पीपल्स पार्टी के अदवार में बनी, तो आज ये बन रही है। तो पहले अगर आप उस पर उस तरह नहीं खड़े हुए तो आज आप कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे खड़े होंगे। तो सिंध के अवाम की आंखों में सिर्फ धूल ना झोंके, कोई कॉन्क्रीट आगे लाए अमल दें। वाटर मैनेजमेंट की बात करें, वाटर पॉलिसी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। आप सोलर एनर्जी को जिस तरह लोगों को आपको देना, इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, ये सही है। अच्छा, आपका आईना कराची है, उसको सामने रखें तो मेरे ख्याल में सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। मैंने एजुकेशन, हेल्थ, और आपने कहा कि इकोनॉमिक और स्किल डेवलपमेंट के कितने नए सेंटर्स बने हैं जो हमने सूबे में हमारे MPs ने बनाए थे। कोई तकरीबन 20 के करीब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं कराची में। कितने हॉस्पिटल्स जो बने हमारे फंड से, वो सारे बंद हैं क्योंकि उसकी SNE पास नहीं की जा रही है, और वो खाली ऐसी पड़े हुए इमारतें, वो पैसा ज़ाया जा रहा है, और वहाँ पर कब्ज़ा हो जाएगा, और कब्ज़ा करके जिस सियासी जमात का जोर चलेगा वो अपने दफातर बना लेगी। इसी तरह NA 244 सरजानी टाउन में, मेरे हल्के में, अभी आपके भाइयों ने जो है वो एक स्कूल और वेलफेयर उसके ऊपर कब्ज़ा करके अपना ऑफिस बना लिया। आपके भाइयों ने वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात है तो रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की भी बात करें। आज कॉटन नहीं है, बाहर से आ रही है, वो कॉटन अगर कराची में आ रही है तो कराची में ही वो फिनिश होगी, वहीं सारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी जो आज कहीं और लगी हैं, तो शायद आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। ये सारी वो बातें हैं जो कि एक आम आदमी को बताए, एक छोटे ताजिर और कारोबारी को बताए, लेकिन अगर हम उससे सरफे नज़र कर रहे हैं तो ये अलग बात है। फिर लोन्स और स्किल डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ कम होने चाहिए। अगर IPPs को एंगेज किया गया, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। मैं बस 2 बातें करके खत्म कर रहा हूँ भाई। वो 2 बात आप तशरीफ रखें, इसके बाद आप ही की तरफ आ रहे हैं। 2 बात अभी वो सिर्फ 2 बातें ही करेंगे, सिर्फ 2 बातें, पक्की बात, 2 बातें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, एनर्जी टैरिफ को कम करने के लिए ये जो IPPs का कैपेसिटी चार्जेस का एक बिला जवास जो लोगों पर, बस खत्म हो रही बात, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, एनर्जी टैरिफ को कम करके ही आप मईशत की बेहतरी, बहाली, माशाल्लाह, इस्तेहकाम और तरक्की का रास्ता हम पार करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। स्पीकर साहब, आप उसके रेट्स को, एनर्जी टैरिफ को कम करें, क्योंकि IPPs को एंगेज किया, हमने भी उसमें किरदार अदा किया। 10 रुपए फी यूनिट बिजली के निर्खों को कम होना चाहिए। स्पीकर साहब, फारूक भाई बाकी कल पे रखें, इसका कल पे कर लें। बाकी जो भी आपने सारी बातें हुई हैं, रीजनल
पीस, रीजनल हमांगी, पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात बहुत ज़रूरी है। और जो ये प्रोपेगेंडा और मिसयूज़ है सोशल मीडिया का, इसे हुकूमत अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती और पीका का बिल पास करती है, इसकी शायद नौबत ना आती। ये जिस मजबूरी में किया गया। आप ही की तरफ आप 2 मिनट बैठ जाए ना, आप 2 मिनट तशरीफ तो रखें। अच्छा अब आप 2 मिनट बैठे, तशरीफ रखें। अच्छा आप मेरी बात सुने ना, आप तशरीफ रखें। अब वो 7 बार से ज्यादा कोई बात रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ 7 बार करेंगे। अब करवा रहा हूँ ना। अच्छा जी, ये जो हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी पड़ती मजबूरन कि वो सोशल मीडिया और मीडिया को रेगुलेट करे, जबकि इज़हार राय की आज़ादी की हम सब बात करते हैं, हम सब उसके हक़ में हैं। हमें मीडिया को एंगेज करके, सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी एंगेज करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है फारूक भाई, कर लेंगे। ये होना चाहिए। और कोई ऐसा प्रोपेगेंडा ना हो जो हमारी रियासत को, हुकूमत को, मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाए। जो हमारी सलामती के साथ खिलवाड़ हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में हमारी स्टेट पॉलिसी है। आखिर में वो जो शोधा शहीद हुए, उनकी तरफ से सिर्फ मैं ये कहूँगा कि फ़िज़ाओं में न ढूंढूँ तू, न ही मकबरों में तलाश कर। फ़िज़ाओं में न ढूंढूँ तू, न ही मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।